8 नवंबर को पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि वह असल में कौन है। उसने यूक्रेनी शहरों और नागरिकों पर बड़ा हमला किया, जानबूझकर पावर प्लांट्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जुड़ी सबस्टेशनों को भी निशाना बनाया। पुतिन यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन ने उसे जवाब दिया और यह जवाब इस युद्ध की सबसे बड़ी हवाई जवाबी कार्रवाई के रूप में आया। नतीजा क्रेमलिन की शर्मिंदगी। जैसे ही रूसी पावर प्लांट बंद हो गए, दसियों हजार रूसी बिना बिजली के रह गए। सवाल उठने लगे, वे पुतिन द्वारा शुरू युद्ध के लिए क्यों परेशान हैं? फ्रंट लाइन से दूर शहरों में कई लोग आखिरकार यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही वह देश है जिसमें वे अपने बच्चों को पालना चाहते हैं? मुझे लगता है अब रूसी वही महसूस कर रहे हैं जो यूक्रेनियन 3 साल से महसूस कर रहे हैं। ब्लैकआउट युद्ध शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 नवंबर यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए पूरे देश में सबसे डरावनी रातों में से एक थी, क्योंकि रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं जो यूक्रेन के 25 अलग अलग स्थानों पर गिरीं। इसका नतीजा यह हुआ कि कीव, खार्किव और डिनिप्रो जैसे बड़े यूक्रेनी शहरों में आपातकालीन बिजली कटौती हुई। रूस का मकसद आम नागरिकों को तकलीफ देना था। इसी वजह से रूस सिर्फ यूक्रेनी पावर प्लांट्स को ही निशाना नहीं बना रहा था, वे यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री के अनुसार रूस ने पश्चिम यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर प्लांट्स को बिजली देने वाली 2 सबस्टेशनों को निशाना बनाया। मैं आपको नक्शा दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि यह मामला इतना बड़ा क्यों है। आप राविन और क्लिमिंस्क पावर प्लांट्स को देख सकते हैं जो यूक्रेन के पश्चिम में हैं, आपके नक्शे की बाईं ओर। असल में रूस इन्हीं को निशाना बना रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सिर्फ कोई गलती थी जो फ्रंट लाइन पर हो गई, क्योंकि वो प्लांट्स फ्रंट लाइन से काफी दूर हैं। रूस जानबूझकर इन्हें निशाना बना रहा था क्योंकि वे एक परमाणु तबाही लाना चाहते हैं। पुतिन को उम्मीद है कि यूक्रेनी नागरिकों की तकलीफ से यूक्रेन आत्मसमर्पण करेगा। खैर, चीजें बिल्कुल वैसे नहीं हुई। यूक्रेन की प्रतिक्रिया तेज और कड़ी है, और ये तेज और कड़ी थी। जैसे ही यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, रूसियों को मिलने वाले इन अलर्ट्स पर नजर डालिए। यह इस युद्ध में अब तक यूक्रेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा हवाई हमला था। इसमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन तो मास्को में पुतिन को हाय कहने के लिए भी भेजे। इसका मकसद सीधा था, पुतिन को यह बताना कि वह यूक्रेनी शहरों पर बिना किसी सजा के हमला नहीं कर सकते। और इसका नतीजा पूरे रूस में पूरी तरह से अफरा तफरी। सैकड़ों हजार रूसी नागरिक अभी भी हमले से उबर नहीं पाए हैं। जब मैं ये रविवार दोपहर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी वहां बिजली नहीं है। तो आइए जानते हैं कि यूक्रेन ने ये कैसे किया। शुरू करते हैं क्रीमिया में उनके गोला बारूद डिपो पर हमले से। ये है उसका नतीजा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये बाना। यह प्रभावशाली था, लेकिन असली घबराहट तब हुई जब यूक्रेन ने रूस के शहरों के बिजली संयंत्रों पर हमला शुरू किया। यही वही है जिसका वादा जेलेंस्की ने 2 महीने पहले किया था। अगर रूस यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर हमला करता है तो यूक्रेन भी उसी तरह जवाब देगा। आप जेलेंस्की को डाकिया कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने वादा निभाया। वोर्जनेव पहला रूसी शहर था जहां बिजली गई। अगला क्लिप दिखाता है कि रूसी लोग पुतिन से क्यों नाराज हैं। उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने क्रेमलिन में बैठकर एक आक्रमण शुरू किया। अगले क्लिप में कुछ रूसी लोगों ने वास्तव में इस हमले को लाइव होते हुए देखा और यह उनकी प्रतिक्रिया थी। मुझे लगता है वहां 4 हमले हुए। मैंने 3 सुने, पर लोग कहते हैं वहां 4 थे। अब यूक्रेनी ड्रोन हमले ने शहर के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट को नष्ट कर दिया और उसका नाम था थर्मल पावर प्लांट 1। इसकी जियोलोकेशन और पुष्टि वहां से आ रही वीडियो और तस्वीरों के जरिए की गई है। हमले का नतीजा यह हुआ कि शहर के कई अलग अलग इलाकों में बिजली चली गई। सबसे बुरी बात यह है कि यूक्रेनी हमला 12 घंटे बाद भी जारी है। बस सुनिए कि जब रूसी लोग अपने घरों में जागते हैं तो वे क्या सुन रहे हैं। ठीक यही वजह है कि कुछ रूसी सच में बहुत नाराज हैं
और यही वे लोग लाइक द सिटी टेलीग्राम चैट में कह रहे हैं। शहर के कई इलाकों में गड़गड़ाहट है। लोग कह रहे हैं कि उनकी खिड़कियां हिल रही हैं और कार अलार्म बज रहे हैं। बस शांत रहें और खिड़की के पास मत जाएं। खैर, इस पर किसी ने जवाब दिया, शांत रहना नामुमकिन है। मैंने अपने बेटे को गर्दन से पकड़कर हॉलवे से रसोई में घसीट लिया। हम अभी भी कांप रहे हैं, अब भी। यह साफ था कि रूसी लोग इसे अच्छी तरह से नहीं ले रहे थे, लेकिन असल में यह तो बस शुरुआत थी उस चीज की जो रूस को पूरी रात झेलनी थी। अगला इलाका जिस पर यूक्रेन ने हमला किया वह बेलगोरोद था, और इस बार यूक्रेन ने मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल से नुकसान ड्रोन से ज्यादा स्थायी होता है। शहर व आसपास के क्षेत्रों में 20,000 से अधिक लोगों की बिजली गुल हो गई। रूसी टेलीग्राम चैनलों के अनुसार, जो रूस समर्थक अकाउंट्स हैं, शहर पर कई रॉकेट सिस्टम्स से जैसे नेपच्यून मिसाइलें हमला हुआ। इस घटना का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि रूसी टेलीग्राम चैनल मानते हैं कि यूक्रेनी मिसाइलें पावर प्लांट नष्ट कर रही हैं, जबकि गवर्नर इससे इनकार करते हैं। हमने सभी मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया, और जो भी नुकसान आप देख रहे हैं वह सिर्फ गिरते हुए मलबे से हुआ है। यह इतना आम चलन बन गया है कि मेरे पास अब मजाक भी कम पड़ रहे हैं। तो ये है वो नुकसान जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। यूक्रेनी हमलों के बाद पावर प्लांट पर हमले के समय शहर ऐसा दिख रहा था। शहर में रूसी लोग ठीक से नहीं सो पाए क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन बिना रोक टोक आसमान में घूम रहे थे। यहाँ तक कि रूसी पूर्व जनरल भी इस ब्लैकआउट की रिपोर्ट कर रहे थे। कल शाम की मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में बिजली और हीटिंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। हमारे पावर इंजीनियर नुकसान को ठीक करने के लिए वीरता से काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उस संदेश के लगभग 12 घंटे बाद भी शहर में बिजली अभी तक वापस नहीं आई है। हम देखेंगे कि रूसियों को पावर प्लांट्स ठीक करने में यूक्रेनियों से ज्यादा समय क्यों लगता है। उससे पहले जानते हैं किन शहरों पर यूक्रेन ने पिछली रात रूस के हार्म क्षेत्र में हमला किया। इस शहर के निवासियों ने बिजली कटौती की सूचना दी है, जैसा कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी बिल्कुल कुछ मिनट पहले। और ये रहा शहर का दृश्य। रूसी शहर टोगोरान ने भी बिजली कटौती की सूचना दी क्योंकि वे नुकसान छुपा नहीं सके। अगली सुबह भी पावर प्लांट में आग थी। इसके बाद का नजारा देखें। इस दौरान रूसी शहर यूक्रेनी ड्रोन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, यूक्रेन की बिजली वापस आना शुरू हो गई थी, कम से कम कुछ शहरों में। यह क्लिप आज सुबह मिली जिसमें यूक्रेन की कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में 18 घंटे बाद बिजली वापस आई। अब इसका मतलब यह नहीं कि देश में पूरी बिजली बहाल हो गई है, लेकिन यूक्रेन में ऊर्जा आपूर्ति स्थिर हो रही है। मुझे लगता है यह बताने का अच्छा मौका है कि यूक्रेनियों ने इस सर्दी की तैयारी कैसे की है, क्योंकि रूस पिछले 3 साल से यूक्रेन पर बिजली कटौती थोपने की कोशिश कर रहा है। यह हर एक सर्दी के लिए रूसी रणनीति रही है। तो इस साल यूक्रेनियन पहले से ज्यादा तैयार थे। यूक्रेन के पास रोशनी को जितना संभव हो सके चालू रखने के लिए एक नई रणनीति है। इनमें से एक में अमेरिकी डिजाइन की गई बैटरियों का एक विशाल नेटवर्क शामिल है, जिसे एक टॉप सीक्रेट जगह पर रखा गया है। इन बैटरियों की कुल क्षमता 200 मेगावाट है, यानी ये लगभग 60,000 घरों को करीब 2 घंटे तक बिजली सप्लाई कर सकती हैं। यह वॉशिंगटन डीसी के आकार जितना है। वैसे इसमें 2 घंटे ज्यादा नहीं लगते, लेकिन यह यूक्रेनी इंजीनियरों को नियमित सेवा बहाल करने और लंबे बिजली गुल होने से बचने के लिए कीमती समय देता है, खासकर सर्दियों में। अब इस पूरी बात का एक दुखद पहलू भी है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेनियन रूसी सर्दी की रणनीतियों के खिलाफ लड़ने में और अधिक सक्षम होते जा रहे हैं, रूस ने मूल रूप से एक सभ्य देश होने का कोई दिखावा छोड़ दिया है। अब वे शहर के बीच अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी नागरिकों पर और दबाव बने, ताकि यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। यह चौंकाने वाला वीडियो है जिसमें 2 दिन पहले रूस ने डिनिप्रो की एक ऊंची इमारत पर हमला किया। लोग ऊपरी मंजिलों में फंस गए थे क्योंकि तबाही इतनी थी कि सब कुछ ब्लॉक हो गया और वे बाहर नहीं निकल सके। पहुंचते ही बचाव कर्मियों ने
मलबे से लोगों को बचाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि 2 और 13 साल के 2 बच्चे मलबे में फंसे थे। दुर्भाग्य से यह नई बात नहीं है। रूस कुछ वर्षों से बच्चों को निशाना बना रहा है। अब रूस में भी कुछ लोग पुतिन से पूछ रहे हैं कि वह ये क्यों कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या इस युद्ध में सच में सिर्फ रूसी ही गलत हैं और यह सब क्रेमलिन टीवी पर हो रहा है। देखें। मैं डोनाबास में पैदा हुआ था, ये हमारे पास है। मैं डोनाबास में पैदा हुआ था। हमें वीर पायनियर्स और यंग गार्ड की कहानियों पर पाला गया क्योंकि ये सब कुछ वही हुआ जब मैं बच्चा था मुझे जिना के बारे में बताया गया था। पोर्ट नोवा जोया, कॉस्मोडेमयानस्काया और अन्य। जब मुझे बताया गया कि फासिस्टों ने हमारे नायकों जीना पोर्टनोवा और जोया कॉस्मोडेमयानस्काया को कैसे मार डाला तो मैं बेहद दुखी हो गया। मुझे वह अब भी याद है। डोनाबास में यह किशोरों और बच्चों के प्रति अमानवीय रवैये पर था, भले ही उनके कार्य वीरतापूर्ण हों। उनकी वीरता की चिंता किए बिना। क्या आप वीर अग्रदूतों की तुलना रिले कैबिनेट में आग लगाने वालों से कर रहे हैं? सुनिए, अग्रदूत भी फांसीवादियों के लिए आतंकवादी और विध्वंसक थे और फांसीवादियों ने उन्हें फांसी दी थी। अलेक्सी गेनेदियेविच, क्या आपने अभी रूसी राज्य की तुलना फांसीवादी राज्य से कर दी? क्या मैंने सही सुना? क्या आप ही ये तुलना कर रहे हैं? मैं फिर दोहराता हूं, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं। इवान, मुझे उसके लिए दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आया लोग बच्चों के साथ इतने क्रूर क्यों होते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब हमारा देश, हमारा वतन, जिसे भगवान ने सुरक्षित रखा है, 14 साल के बच्चों को उम्र कैद की सजा देने का सुझाव दे रहा है। अब ऐसी कहानियां भयानक होती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यूक्रेन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि मैं आपको सब कुछ दिखा भी नहीं सकता। YouTube पर एक स्वतंत्र क्रिएटर के रूप में हमारे पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो मुख्यधारा के न्यूज चैनलों को मिलती हैं। मतलब अगर हम आपको कुछ बहुत ग्राफिक चीजें दिखाते हैं तो YouTube या तो हमारे वीडियो को प्रतिबंधित कर देगा या फिर उसे पूरी तरह से हटा देगा। फिर भी हम अधिकतम कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी यह निराशाजनक है कि मुख्यधारा मीडिया, जिन्हें YouTube पर हमसे ज्यादा विशेषाधिकार है, रूस के युद्ध अपराधों को कवर नहीं करते। शायद वे बहुत डरे हुए हैं या शायद उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। यही वजह है कि हमने बिजनेस बेसिक्स शुरू किया था। यह हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जहां हम उन खबरों की कवरेज करते हैं जिन्हें लेगेसी मीडिया या तो कवर करने से इनकार कर देती है या फिर उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट पर कोई पाबंदी नहीं है, इसे हमने खुद बनाया है। तो YouTube की तरह हमें यहाँ किसी ड्रोन धमाके को सेंसर नहीं करना पड़ता। हमें किसी रूसी काफिले को यूक्रेनी रक्षकों द्वारा नष्ट किए जाने को सेंसर नहीं करना पड़ता। सबसे अच्छी बात है, हमें कुछ सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाताओं को यह पसंद नहीं आता। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस वेबसाइट पर विज्ञापन नहीं चलाते। हम इस वेबसाइट को आप लोगों के समर्थन से चलाते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं तो कृपया basicsinsider.com पर जाकर बिजनेस बेसिक्स जरूर देखें। आप विवरण में दिए गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साइन अप करने पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो हम YouTube पर पोस्ट नहीं कर सकते। साथ ही आप हमारे चैनल और कवरेज को सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।